प्यारे बच्चों, अभी अभी जो हमने लेक्चर देखा, दिस वाज अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज और उसकी बैलेंस कंडीशन। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों मीटर ब्रिज। तो बच्चों मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या फ़र्क है पहले ये देखते हैं, और फिर देखेंगे इसको हम कैसे लैब में एक्सपेरिमेंट को करते हैं और इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज में हम 4 रेजिस्टेंसेस को एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में ऐसे लगा देते हैं और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। और यहाँ पर हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ या फिर एक बैटरी लगा दी। अब बच्चों इसकी बैलेंस कंडीशन क्या आती है? दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस की रेशियो इज इक्वल टू दिस बाय दिस, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट नहीं दिखाता या फिर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। ये जो पूरा सेटअप है बच्चों, इसको हमने जब प्रैक्टिकली अचीव करने की कोशिश की तो उस समय जो इंस्ट्रूमेंट बना उसको कहते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है? इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हम क्या करेंगे, एक वुडन प्लैंक लेंगे, एक लकड़ी का फट्टा लेंगे और उस पर इसी तरह 4 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर देंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और एक बैटरी लगा देंगे। बिल्कुल यही सेटअप है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो बच्चों ये हमने एक वुडन प्लैंक लिया है, लकड़ी का फट्टा है बहुत बड़ा सा, ऐसे 1-1.5 मीटर के आसपास का, ½ मीटर के अराउंड इसकी विड्थ होती है। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, एक कॉपर की स्ट्रिप ली एल शेप की, जिसको हिंदी में हम पत्ती कहते हैं, और इसी तरह से एक एल शेप कॉपर की स्ट्रिप हमने यहाँ लगा दी। यहाँ पर हमने एक स्क्रू लगा दिया और इस स्क्रू से ये वायर हमने बांध दी ऐसे, और इस स्क्रू से हम इसको टाइट कर सकते हैं। ये जो वायर है और ये कॉपर स्ट्रिप है, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है स्क्रू की वजह से। यहाँ पर एक और स्क्रू लगा है और यहाँ पर हम अपना रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, जिसमें से एक भी की हम वगैरह कुछ निकाल लें तो एक रेजिस्टेंस सिलेक्ट हो जाता है। ये आ गई मिडल वाली कॉपर की स्ट्रिप, ये तार यहाँ ऐसे बंधी है, यहाँ पर एक और स्क्रू और एक यहाँ पर। इन दोनों स्क्रूज के बीच में हम वो अननोन रेजिस्टर लगाएंगे जिसको रेजिस्टेंस हमें पता लगाना है। तो मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ से हमने जो रेजिस्टेंस सर्किट में लिया उसका नाम था आर, और जो अननोन है उसका नाम है एस। तो बच्चों ये वही वाला सर्किट बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये R1 और ये मान लीजिए इतनी पोर्शन वायर है, उसका रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये R3 और बची हुई रेजिस्टेंस वायर का R4। उसको अच्छी तरह से देख पाने के लिए हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं ताकि हम फुली एक कंडीशन अचीव कर सकें व्हीटस्टोन ब्रिज की। और यहाँ पर एक ऐसे जॉकी कनेक्ट कर दें। देखिए बच्चों, जॉकी क्या है एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर की वायर जो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है, उस पॉइंटर को कहते हैं जॉकी। दरअसल इस वायर को हम उठा उठा के बार बार, ये जो 1 मीटर लंबी वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ है, दिस इज 1 मीटर। तो इसको हम पॉइंटर को उठा के बार बार टच करवाएंगे कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों करवाना चाह रहे हैं हम बच्चों? देखो यहाँ अगर आप इस पॉइंटर को यहां टच करवा देते हैं तो सिर्फ इतनी वायर का रेजिस्टेंस R2 कहलाएगा, है ना। ये हुआ R1, ये हुआ R2, R3 और इतनी वायर का रेजिस्टेंस कहलाएगा R4। अब इस जॉकी को उठा के अगर आप यहां टच करवा देते हैं तो इतनी वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा R2, जो कि इसके साथ रेशो में आना है, और बची हुई वायर का रेजिस्टेंस कहलाएगा R4, जो कि इसके साथ रेशो में आना है। तो बेसिकली हम इस पॉइंटर को जगह जगह टच करवा के देख रहे हैं, जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दे, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दे, उसी इंस्टेंट पे हम रुक जाएंगे और लेफ्ट साइड से 0 मार्क से यहां तक जो भी वायर आई है वो इस साइड वाली रेशियो में आएगी और बची हुई उस साइड वाली रेशियो में आएगी। इस वायर की लेंथ को नापने के लिए नीचे एक स्केल लगा होता है 1 मीटर लंबा। जहां से ये वायर शुरू हो रही है वहीं से उसका 0 मार्क शुरू होता है, जहां ये वायर खत्म हो रही है वहीं पे उसका 100 मार्क या एंड मार्क लगा होता है। बीच में आप इस तरीके से, जैसे आपका प्लास्टिक वाला स्केल होता है, वैसे यहाँ पर ग्रेजुएशंस यानी डिविजन्स होती हैं। तो जहां पर भी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसी मार्क के सामने वाली रीडिंग से आप नोट कर लेंगे कि इस वायर की लेंथ कितनी है और बची हुई वायर की लेंथ 100 में से माइनस करके आ जाएगी।
सो दिस इज द सेटअप ऑफ अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? 1 मीटर लंबी वायर है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो वहां पर हमने रेजिस्टर को ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप में लगाया था। यहाँ पर ऐसे हम थोड़ा सा एक वुडन बोर्ड पे और इसको एक नॉर्मल रेक्टेंगल जैसी शेप में लगाया हुआ है। ऑल राइट बच्चों, कुछ बातें और सुनिए ध्यान से इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हमने ली हैं, इनका रेजिस्टेंस रियलिटी में तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम यहाँ पे इनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। हमारी वायर यहाँ से शुरू हो रही है पॉइंट ए से, और यहाँ पॉइंट मान लीजिए सी तक जा रही है, और बीच में जो भी आपका पॉइंट आएगा उसको हम जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जॉकी वाला पॉइंट जे। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बच्चों हमारा क्या टारगेट है? हमें अननोन रेजिस्टेंस एस पता लगाना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे, ये हमारी बैटरी है ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए हमने की लगा दी। जैसे ही हमने की प्लग इन की, बैटरी ने अपना काम शुरू कर दिया, सर्किट में करंट डेवलप हो गया, और धीरे धीरे हम वायर पे ऐसे ऐसे जगह जगह पॉइंट से टच करवाने लगेंगे। तो जहां पर भी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दे, वहीं उसी टाइम आपने लेंथ नोट कर लेनी है। आइए देखते हैं मैथमेटिकली हम वो कंडीशन कैसे अचीव कर सकते हैं जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ लॉ की हेल्प से अचीव की थी। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये एजे वायर जो लेंथ है ये आ गई है L1 सेंटीमीटर, और बची हुई जो है दिस इज 100 माइनस L1 सेंटीमीटर। सो एजे वायर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एजे इज L1 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ JC इज 100 माइनस L1 सेंटीमीटर। इनका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मान लो ये जो वायर लिया आपने, इसकी रेजिस्टिविटी है रो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। दोनों चीजें कांस्टेंट है, बदल नहीं सकती। तो यहां से यहां तक की वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एजे, ये कहलाएगा रो, इस वाली वायर की लेंथ L1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। इसी तरीके से बची हुई वायर यानी कि RJC, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? रो 100 माइनस L1 बाय ए। तो हमने वेरिएबल की टर्म्स में दोनों रेजिस्टेंसेस निकाल लिए। अब क्योंकि बैलेंस कंडीशन अचीव हो चुकी है, तो गैल्वेनोमीटर के एक तरफ जो रेजिस्टेंसेस की रेशियो है वही दूसरी तरफ होनी चाहिए, यानी दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। आइए करके देख लेते हैं। तो बच्चों R यानी जो रेजिस्टेंस आपने यहां से निकाला है अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर रो L1 बाय A शुड बी इक्वल टू S अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर रो 100 माइनस L1 बाय A। अब यहां से रो और A कैंसल आउट हो जाएंगे बच्चों। तो उसके बाद हमारी जो फाइनल कंडीशन आएगी दैट इज R बाय L1 इक्वल्स टू S बाय 100 माइनस L1। अननोन रेजिस्टेंस कौन सा था बच्चों? S वाला। तो यहां से हम देख सकते हैं S कितना आ जाएगा, R यानी कि नॉन रेजिस्टेंस जो आपको पता है रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने निकाला है, इंटू 100 माइनस L1 बाय L1। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? मीटर ब्रिज से वो अननोन रेजिस्टेंस आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आप देखें फॉर्मूले के अंदर हमारा नॉन रेजिस्टेंस आ रहा है जो आपको पता है, और दूसरा क्या आ रहा है, सिर्फ लेंथ आ रही है, बैलेंसिंग लेंथ जो आई है जीरो एंड से यहां तक। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं ये हमें जीरो एंड से कैलकुलेट करनी है। अब आप जब लैब में जाएंगे तो ये जो स्केल होता है इसका यहाँ जीरो एंड होता है और नीचे भी 100 लिखा होता है, और यहाँ पे 100 और नीचे जीरो लिखा होता है। मतलब आप इस स्केल को किसी भी तरफ से पढ़ सकते हैं। तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ 100 है तो यहाँ चलते 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 कुछ और वैल्यू आ जाएगी, वो पढ़ लेते हैं बजाय उसके जो जीरो स्केल के सामने लिखी हुई है। तो आपको क्या समझना है बच्चों, जिस जगह से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच्ड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ अटैच है, तो वहां जो जीरो वाली रीडिंग है उससे आपने शुरू करना है। मान लीजिए बैटरी को अगर मैं पलट के लगा दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो फिर आप यहां से रीडिंग को लेना शुरू करेंगे। फिर ये हमारा L1 हो जाएगा और वो 100 माइनस L1 हो जाएगा। जहां से भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वहां से जीरो एंड माना जाएगा स्केल का। अदरवाइज स्केल पे तो ऊपर वाली लाइन के नीचे 0 से 100 तक होता है और नीचे वाली लाइन पे 100 से 0 तक होता है। तो ध्यान से करिएगा इसको।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि बेस्ट रीडिंग कहाँ पे आती है, क्या क्या एरर्स आ सकते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट अबाउट एरर्स एंड प्रिकॉशंस। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात, ये जो एक्सपेरिमेंट आप शुरू करेंगे लैब में करना, आप सभी के कोर्स में है, तो बेस्ट रीडिंग जो आएगी दैट विल बी एट 50। 0 से 100 तक का स्केल है। अगर आपकी बैलेंसिंग लेंथ 50 आती है, यानी ये जो जॉकी आपने टच करवाई, ये बिल्कुल ए और सी के बिल्कुल सेंटर में अगर बैलेंसिंग पॉइंट आ जाए, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर दे, तो उस टाइम जो आपके अननोन रेजिस्टेंस की रीडिंग आएंगी दैट वुड बी मोस्ट एक्यूरेट। तो वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ट रीडिंग कहाँ पे आएगी अननोन रेजिस्टेंस की, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जब बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर आ जाए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट ऑफ द वायर पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दे। ऐसा क्यों है बच्चों, आइए देखते हैं। इसको ध्यान से सुनना है बच्चों, ये बुक्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बस ये बोल देते हैं कि बीच में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा रीजन बता देता हूँ। बच्चों देखिए, ये जो हमने कॉपर की स्ट्रिप्स ली हैं, ये कॉपर की स्ट्रिप्स हमने मान लिया कि इनका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होता है। ये कॉपर इतना ज्यादा भी अच्छा कंडक्टर नहीं है जितना कि सिल्वर और गोल्ड हो सकते हैं, तो इनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब मान लेते हैं कि इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, इसका भी है, इन सब चीजों का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए लेफ्ट वाली जो कॉपर की स्ट्रिप है उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स, तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, बैलेंसिंग के टाइम पे आर बाई L1 प्लस एक्स, है ना। ये वाली अभी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे, है ना। और राइट साइड वाली कंडीशन क्या आएगी बच्चों, एस बाय, इसका मैं y मान लेता हूं, तो 100 माइनस L1 तो हुआ इस वाली का, प्लस उसका मैं मान लेता हूं y। तो बच्चों देखिए, मेरा जो अननोन रेजिस्टेंस आया है s, उसकी क्या वैल्यू होगी, r 100 माइनस L1 प्लस y बाय L1 प्लस x, ये आएगा। अब बच्चों देखो, ये जो कॉपर की स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस है, ये s के अंदर काफी चेंज ला सकता है। देखो, यहाँ पर मान लीजिए कोई 1 ओम की वैल्यू है x की, या 0.5 ओम है, यहाँ पर 0.25 ओम है, कुछ भी है, तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन आप तो शुरू से उसको इग्नोर करे बैठे हैं कि x और y को हम 0 मान लेते हैं, कॉपर स्ट्रिप का कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन रियलिटी में तो होगा। तो हमने क्या तरीका निकाला कि यार ऐसे तो x और y हम तो पता लगा नहीं सकते, और जब s की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो x y तो ऐड होंगे, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसी को हम s मान लेंगे। तो ये तो थोड़ा सा एरर आ ही गया। इसको कैसे अवॉइड करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मेरी रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट 50 पे आ जाए, यानी L1 कितना हो गया, 50 प्लस x, ये भी कितना हो जाएगा, 50 प्लस y। तो अब देखिए बच्चों, ये वाली जो कॉपर स्ट्रिप है और ये वाली जो कॉपर स्ट्रिप है, दोनों सेम शेप की हैं, सेम थिकनेस है, सब कुछ सेम है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाले दोनों फैक्टर जो हैं ये बिल्कुल सेम हो जाएंगे। अगर ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम हो गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एस जो है वो आर के इक्वल आ जाएगा, और आर तो हमें एग्जैक्टली पता है क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला है। यानी हमारे एस के निकालने में कोई भी एरर नहीं बचा, जो भी हमने यहाँ से आर निकाला है वही हमारा एस के इक्वल आ गया है। लेकिन अगर ये 40 और ये मान लीजिए 40 होता और ये 60 होता, तो फिर ये कैंसिल आउट नहीं हो पाते। भाई ठीक है, मान लिया एक्स और वाई तो हमेशा ही इक्वल रहेंगे, ये दोनों कॉपर स्ट्रिप आइडेंटिकल हैं, रेजिस्टेंस सेम होगा। लेकिन आप अलग अलग से तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते ना, ऐसे तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, अलजेब्रा को वॉयलेट करेगा ये। तो हम इसको पूरे के पूरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कब, जब ये दोनों 50 हो जाएं, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल हैं। तो ये पूरा फैक्टर इसके इक्वल कब होगा, जब ये 50 हो रही है, भी 50 हो, तो ये एक्स और वाई दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं बच्चों कि हमारी रीडिंग अगर बिल्कुल सेंटर में आए तो बेस्ट पॉसिबल रीडिंग आएगी अननोन रेजिस्टेंस एस की। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। दूसरा, इसमें क्या एरर आ सकता है, जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है बच्चों, ये हमारा जो स्केल का 0 मार्क है और जहां लेंथ इस वायर की शुरुआत हो रही है, दोनों बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको जीरो एरर कहते हैं, कि भाई आपकी वायर तो यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन स्केल जो है वो घिस घिस के टूट गया है थोड़ा सा, और यहाँ से शुरू हो गया है, तो ये जो इतनी लेंथ है ये आपने मिस कर दी, ये कैलकुलेशन भी नहीं आएगी क्योंकि आपका तो स्केल ही यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसलिए स्केल का जो 0 मार्क है और जो वायर की शुरुआत हो रही है, ये बिल्कुल कोइंसाइड करनी चाहिए। उसी तरीके से जो वायर की एंडिंग पोजीशन है
और जो स्केल का 100 मार्क है वो बिल्कुल कोइंसाइडिंग पोजीशन पे होने चाहिए। सो बच्चों ये था व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज उसकी एप्लीकेशन। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारे ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके पैरेलल में कुछ लगा दिया, सीरीज में कुछ लगा दिया। सिचुएशन चेंज नहीं होगी, आपको बेसिक लॉजिक ध्यान में रखना है।